थिंक ट्री एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस सत्र की औपचारिक शुरुआत करने से पहले मेरा आप सभी विद्यार्थियों से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक उबासी, मतलब जी हां, केवल एक यौन की वजह से किसी विशाल साम्राज्य के शक्तिशाली राजा और उनकी रानी के बीच हफ्तों तक बातचीत बंद हो सकती है? सुनने में तो ये बिल्कुल अजीब और अविश्वसनीय सा लगता है ना? लेकिन पता है, विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। बिल्कुल सही कहा आपने। तो दोस्तों, आज की कक्षा में हम इतिहास के पन्नों से एक बहुत ही शानदार, मजेदार और गहरी सीख देने वाली कहानी लेकर आए हैं। हम कक्षा 8 की अंग्रेजी की एक बड़ी रोचक ऐतिहासिक कहानी पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है द विट दैट वन हार्ट्स, यानी वो चतुराई जिसने दिल जीत लिए। हाँ, और ये पूरी कहानी विजयनगर साम्राज्य के महान राजा कृष्णदेवराय, उनकी महारानी तिरुमलंबा और उनके दरबार के सबसे कुशाग्र और चतुर व्यक्ति तेनालीराम के इर्द गिर्द घूमती है। बिल्कुल। और आज की इस कक्षा का हमारा मुख्य लक्ष्य, मतलब केवल इस कहानी को ऊपर ऊपर से पढ़ना नहीं है, बल्कि एक शिक्षक और छात्र की तरह इसकी गहराई में उतरना है। सही कहा। हम इस कहानी के मूल अंग्रेजी टेक्स्ट को एक एक पंक्ति करके पढ़ेंगे, फिर उनके पीछे छिपे अर्थ और मनोविज्ञान को सरल हिंदी में समझेंगे। और हाँ विद्यार्थियों, आपकी अंग्रेजी शब्दावली यानी वोकैबुलरी को मजबूत करने के लिए हम टेक्स्ट में आने वाले नए और शानदार अंग्रेजी शब्दों पर भी चर्चा करेंगे। तो एक तरह से ये साहित्य, इतिहास और भाषा का एक बहुत ही खूबसूरत संगम होने वाला है। तो चलिए श्रोताओं, अपनी कॉपियां और पेन तैयार कर लीजिए, क्योंकि आज का सत्र बहुत मजेदार होने वाला है। बिल्कुल। तो चलिए सीधे कहानी के पहले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। ये हिस्सा हमारे लिए विजयनगर साम्राज्य और राजा कृष्णदेवराय के भव्य मंच को तैयार करता है। टेक्स्ट की शुरुआत कुछ इस तरह होती है: द विजयनगरा एम्पायर वॉज रिनाउंड फॉर इट्स ग्लोरी, वेल्थ एंड कल्चरल अचीवमेंट्स। तो अगर इसे हम सरल भाषा में समझे, तो विजयनगर साम्राज्य अपनी महिमा, अकूत संपत्ति और अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए हर जगह प्रसिद्ध था। और विद्यार्थियों, इस वाक्य में एक बहुत ही बेहतरीन अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल हुआ है, रिनाउंड। हाँ, रिनाउंड, जिसका अर्थ होता है प्रसिद्ध, मशहूर या जिसकी हर जगह ख्याति हो। बिल्कुल। और इस महान साम्राज्य को चलाने वाले भी उतने ही प्रसिद्ध थे। लेखक आगे लिखते हैं, अमंग इट्स मेनी इलस्ट्रियस रूलर्स, किंग कृष्णदेव राय, ruled 1509 to 29 CE, stood out as a wise and powerful monarch. यानी विजयनगर साम्राज्य के कई महान शासकों में से राजा कृष्णदेव राय, जिनका शासनकाल 1509 से 1529 CE तक था, वो एक बेहद बुद्धिमान और शक्तिशाली सम्राट के रूप में सबसे अलग नजर आते थे। और यहाँ दोस्तों, एक बहुत ही प्रभावशाली शब्द आया है, इलस्ट्रियस। बिल्कुल। जब हम किसी को इलस्ट्रियस कहते हैं तो हमारा मतलब होता है महान, अत्यंत सम्मानित या जिसने अपने काम से बहुत नाम कमाया हो। ये सचमुच एक बहुत शक्तिशाली परिचय है। और राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल की महानता को अगली पंक्ति में और भी स्पष्ट किया गया है। टेक्स्ट कहता है, हिज रेन इज ऑफन रिफर्ड टू एज द गोल्डन ईरा ऑफ द विजयनगरा एम्पायर, अ टाइम व्हेन आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्लरिश्ड। मतलब उनके शासनकाल को अक्सर विजयनगर साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये एक ऐसा समय था जब कला, साहित्य और वास्तुकला बहुत तेजी से फली फूली। और ये स्वर्ण युग क्यों था, इसका कारण अगली पंक्ति में छिपा है। अंग्रेजी टेक्स्ट कहता है, अ ग्रेट पेट्रन ऑफ लर्निंग, कृष्णदेव राय वॉज नॉट ओनली एन एमिनेंट वॉरियर बट ऑल्सो अ गिफ्टेड पोएट। इसे हिंदी में समझें तो, विद्या के एक महान संरक्षक होने के नाते कृष्णदेव राय न केवल एक प्रख्यात योद्धा थे, बल्कि एक बेहद प्रतिभाशाली कवि भी थे। और विद्यार्थियों, इस एक छोटे से वाक्य में हमारे पास सीखने के लिए दो बहुत ही शानदार शब्द हैं। पहला है पेट्रन, जिसका अर्थ होता है संरक्षक, यानी जो कला या शिक्षा को बढ़ावा दे और उसका समर्थन करे। हाँ, और दूसरा शब्द है एमिनेंट, जिसका मतलब है प्रख्यात, श्रेष्ठ या अपने क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध। बिल्कुल। और राजा की साहित्यिक रुचि का प्रमाण हमें अगले वाक्य में मिलता है। हिज वर्क्स सच एज द एपिक अमुक्तमाल्यादा and the Sanskrit drama Jambavati Paranayam are acclaimed even today. जिसका सीधा सा अर्थ है कि उनकी रचनाएं जैसे
तेलुगु महाकाव्य अमुक्तमाल्यादा और संस्कृत नाटक जाम्बवती परिणयम आज के समय में भी बहुत सराही जाती हैं। यहाँ मुझे एक बात बहुत दिलचस्प लगती है। मतलब अक्सर हम ऐतिहासिक कहानियों में सुनते हैं कि जो राजा तलवार चलाने में माहिर होता है वो साहित्य से थोड़ा दूर रहता है, लेकिन राजा कृष्णदेव राय एक महान योद्धा भी थे और एक बेहतरीन कवि भी। सही बात है। तो क्या हम उनके शासनकाल की तुलना किसी आधुनिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण यानी कल्चरल रिनेसांस कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर के रूप में देखें तो आप बिल्कुल सटीक तुलना कर रहे हैं। एक सच्चा स्वर्ण युग या पुनर्जागरण वही होता है जहां केवल राज्य की सीमाएं नहीं बढ़ाई जाती, बल्कि लोगों के विचारों, कला और ज्ञान का भी विस्तार होता है। बिल्कुल। तो संक्षेप में विद्यार्थियों, ये पहला पैराग्राफ हमें ये समझाता है कि विजयनगर साम्राज्य कितना महान था और राजा कृष्णदेव राय की प्रतिभा कितनी बहुमुखी थी। वो केवल युद्ध के मैदान के नायक नहीं थे, बल्कि साहित्य के भी सच्चे संरक्षक थे। चलिए, ये तो हुई राजा की बात। अब कहानी का दूसरा हिस्सा हमें दरबार के कुछ बेहद खास लोगों से मिलवाता है। टेक्स्ट में लिखा है, कृष्णदेव राय's court was home to 8 celebrated poets collectively known as the अष्टदिग्गज। मतलब साफ है कि कृष्णदेव राय के दरबार में 8 बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे जिन्हें एक साथ मिलाकर अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्ट यानी 8 और दिग्गज यानी महान। आगे पढ़ते हैं। These poets, including Allasani Pedana and Tenali Ramakrishna, enriched the literary tradition with their masterpieces. इसका सरल अर्थ ये है कि इन 8 कवियों ने, जिनमें अल्लासानी पेद्दना और तेनाली रामकृष्ण जैसे नाम शामिल थे, अपनी उत्कृष्ट और बेहतरीन रचनाओं से साम्राज्य की साहित्यिक परंपरा को और भी समृद्ध किया। लेकिन इन 8 में से एक नाम ऐसा था जो इतिहास में सबसे ज्यादा अमर हो गया। लेखक लिखते हैं, तेनाली रामकृष्णा in particular was known for his quick wit and humor, earning him a special place in the king's court as both a poet and a witty advisor. और अपने बेहतरीन हास्य के लिए जाने जाते थे, और इसी खूबी ने उन्हें राजा के दरबार में एक कवि के साथ साथ एक बेहद चतुर सलाहकार के रूप में एक विशेष स्थान दिलाया। और उनकी इस चतुराई का सबसे बड़ा फायदा राज्य को कैसे मिलता था, ये अगली पंक्ति में है। His clever solutions to seemingly insurmountable problems made him a beloved figure in the empire's history. हिंदी में कहें तो जाहिरा तौर पर अजय लगने वाली समस्याओं के लिए उनके चतुर समाधानों ने उन्हें विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में एक प्रिय व्यक्ति बना दिया। और दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही वजनदार और महत्वपूर्ण शब्द आया है, insurmountable। बिल्कुल, इनसरमाउंटेबल का अर्थ होता है अजय, या कोई ऐसी बहुत बड़ी बाधा जिस पर पार पाना या जिसे सुलझाना बिल्कुल नामुमकिन सा लगे। इनसरमाउंटेबल समस्याओं को सुलझाना, अगर हम इसे आज के आधुनिक कॉर्पोरेट या राजनीतिक संदर्भ में रखकर देखें तो इसका सीधा सा मतलब है कि तेनालीराम उस पूरे साम्राज्य के अल्टीमेट ट्रबल शूटर या फिक्सर थे। अरे वाह, ये बहुत अच्छी तुलना है ना? मतलब जब कोई समस्या इतनी बड़ी हो जाती थी कि मंत्रियों को कोई रास्ता नहीं सूझता था, तो लोग सीधा तेनालीराम के पास दौड़ते थे। बड़े लीडर को एक ऐसे फिक्सर की जरूरत होती ही है जो चीजों को अलग नजरिए से देख सके। तो संक्षेप में समझे तो इस दूसरे हिस्से में हमने दरबार के अष्टदिग्गजों के बारे में जाना और ये समझा कि तेनालीराम राजा के लिए कितने अनमोल थे। हाँ, चलिए अब इस ऐतिहासिक मंच पर हमारी कहानी में एक बहुत ही नाटकीय मोड़ आता है। हमारे तीसरे सेक्शन में राजा और रानी के बीच हुए एक विवाद का जिक्र है। टेक्स्ट कहता है, Even the wisest rulers face moments of disharmony, and at such a time, the king had a quarrel with his queen, Tirumalambal, over a seemingly trivial matter. इसका मतलब है कि यहाँ तक कि सबसे बुद्धिमान शासकों को भी अपने जीवन में असहमति के क्षणों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे ही एक समय राजा कृष्णदेव राय का अपनी रानी तिरुमलंबा के साथ एक बहुत ही मामूली बात पर झगड़ा हो गया। और श्रोताओं, यहाँ ध्यान देने वाला शब्द है ट्रिवियल। इसका मतलब होता है मामूली, तुच्छ या कोई ऐसी बात जिसका कोई खास महत्व न हो। लेकिन ये मामूली बात कितनी बड़ी बन गई, ये अगली पंक्ति से पता चलता है। For weeks he did not utter a single word to her, and in his frustration stopped visiting her altogether. यानी हफ्तों तक राजा ने रानी से एक शब्द भी नहीं कहा
और अपनी निराशा और गुस्से में उन्होंने रानी के पास जाना ही पूरी तरह से बंद कर दिया। ये तो एक तरह का साइलेंट ट्रीटमेंट हो गया। और राजा के इस साइलेंट ट्रीटमेंट का असर पूरे महल पर पड़ा। His absence cast a shadow over the palace, and the once cheerful corridors seemed quiet and forlorn. राजा की अनुपस्थिति ने पूरे महल पर एक उदासी की चादर सी बिछा दी। जो गलियारे कभी खुशहाल और जीवंत हुआ करते थे, वे अब बिल्कुल शांत और सूने लगने लगे। यहाँ एक बहुत ही काव्यात्मक शब्द है, forlorn, जिसका अर्थ है सूना, अकेला, उदास या त्यागा हुआ। बिल्कुल। महल का सूनापन तो फिर भी ठीक था, लेकिन रानी की हालत बहुत खराब थी। थिरुमल अंबाल, distraught and upset, tried her best to resolve the issue but failed. हिंदी में इसका अर्थ है कि रानी तिरुमलंबा, जो कि बहुत उदास और परेशान थीं, उन्होंने अपनी तरफ से इस मुद्दे को सुलझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे असफल रहीं। और विद्यार्थियों, यहाँ एक और बेहतरीन शब्द आया है, distraught। जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अत्यंत दुखी, परेशान या व्याकुल होता है, तब हम उसे डिस्ट्रॉट कहते हैं। तो हार मानकर रानी ने क्या किया? With no other alternative, she decided to seek the help of Tenali Rama, the court's brilliant and witty poet. जब उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा, तो उन्होंने दरबार के शानदार और चतुर कवि तेनालीराम की मदद लेने का फैसला किया। यहाँ मेरे मन में एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है। मतलब हम इतने महान राजा की बात कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़े साम्राज्य को संभालते हैं, युद्ध जीतते हैं, तो क्या वे भी इतनी छोटी छोटी ट्रिवियल बातों पर हफ्तों तक नाराज रह सकते हैं? क्या ये थोड़ा उनका बचपना नहीं लगता? ये सवाल बहुत ही वाजिब है, लेकिन अगर हम मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये बहुत ही दिलचस्प मानवीय व्यवहार है। इंसान का पद या उसका ज्ञान चाहे जितना भी बड़ा हो, मानवीय भावनाएं और निजी रिश्ते सबके लिए एक जैसे ही जटिल होते हैं। हाँ, ये तो है। अक्सर ऐसा होता है कि हम बाहरी दुनिया में कितने भी सुलझे हुए क्यों ना हो, अपने सबसे करीबियों के सामने हम सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं। वहां छोटी सी बात भी हमारे अहंकार यानी ईगो को गहरी ठेस पहुंचा सकती है। बिल्कुल सही बात है। तो इस भाग का मुख्य विचार यही है कि राजमहल की शान और शौकत के पीछे भी आम इंसानों जैसी ही भावनाएं काम करती हैं। राजा और रानी के बीच एक छोटी सी बात पर दरार आ गई है और रानी ने इसे सुलझाने के लिए तेनालीराम को चुना है। और यहाँ से कहानी असल में रफ्तार पकड़ती है। आइए चौथे भाग में देखते हैं कि आखिर इस पूरे विवाद की जड़ क्या थी। वो मामूली बात थी क्या? टेक्स्ट में लिखा है, रामा लिसन्ड पेशेंटली एज द क्वीन रिकाउंटेड द इंसिडेंट इन डिटेल। यानी राम ने पूरे धैर्य के साथ सुना जब रानी ने पूरी घटना उन्हें विस्तार से बताई। रानी ने कहानी सुनाना शुरू किया। द किंग रोट अ पोएम, शी बिगैन, हर वॉइस ट्रेम्बलिंग। मतलब राजा ने एक कविता लिखी थी, रानी ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहना शुरू किया। और वो कविता कैसी थी? रानी कहती हैं, इट वॉज फिल्ड विद वेग एक्सप्रेशंस, सन, मून, स्टार्स, ब्यूटिफुल स्काई, बट इट मेड नो सेंस। हिंदी में कहें तो ये कविता अस्पष्ट अभिव्यक्तियों से भरी हुई थी। इसमें सूरज, चांद, तारे, सुंदर आसमान सबका जिक्र था, लेकिन इसका कोई मतलब समझ नहीं आ रहा था। और विद्यार्थियों, इस वाक्य में एक अच्छा शब्द है वेग। इसका अर्थ होता है अस्पष्ट, धुंधला या कोई ऐसी बात जो साफ साफ समझ में ना आए। बिल्कुल। और ये जानकर हैरानी नहीं होती कि आगे क्या हुआ। When he tried reciting it to his ministers, they all avoided him, making excuses. रानी ने बताया, जब राजा ने इस कविता को अपने मंत्रियों को सुनाने की कोशिश की तो उन सभी ने तरह तरह के बहाने बनाकर उनसे किनारा कर लिया। जाहिर है मंत्री राजा के मुंह पर तो ये नहीं कह सकते थे ना कि कविता खराब है। हाँ, बिल्कुल। और फिर मंत्रियों से बचकर राजा रानी के पास पहुंचे। रानी कहती हैं, It was late evening when he came to me, seeking an audience. He began reciting it to me, but I was so exhausted after a tiring day that I yawned, not once, but several times. तो इसका मतलब हुआ, देर शाम जब वे मेरे पास इसे सुनाने आए, तब तक मैं एक थका देने वाले दिन के बाद इतनी थक चुकी थी कि मैंने एक नहीं बल्कि कई बार उबासी ली। यहाँ exhausted शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है शारीरिक या मानसिक रूप से बहुत अधिक थका हुआ या चूर-चूर हो जाना। उबासी का नतीजा क्या हुआ?
रानी बताती हैं, The king thought I was disrespecting his poem and stormed off. Since then he has not spoken to me. If I had known this would happen, I would have chosen another day. Help me please, Rama. Only you can help the king understand. रानी कहती हैं, राजा को लगा कि मैं उनकी कविता का अपमान कर रही हूं और वे गुस्से में वहां से चले गए। तब से उन्होंने मुझसे बात नहीं की है। कृपया मेरी मदद करें राम, केवल आप ही राजा को समझा सकते हैं। तो ये थी पूरी बात। ओह, तो ये पूरी भयंकर समस्या सिर्फ एक उबासी यानी यौन की वजह से शुरू हुई थी? जी हाँ, पता है ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप ऑफिस या पढ़ाई के बाद बहुत थके हुए हों और आपका कोई दोस्त आपको एक बहुत लंबा और भावुक टेक्स्ट मैसेज भेजे और आप थकावट में गलती से सिर्फ या ओके लिख दें और सामने वाला सोचे कि आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये एक क्लासिक कम्युनिकेशन गैप का उदाहरण है ना? ये तुलना एकदम सटीक है। ये एक ऐसी स्थिति है जो हमारे जीवन में भी बार बार होती है। हम अक्सर सामने वाले की परिस्थिति, उनकी थकान या उनके दिन को समझे बिना उनके किसी हाव भाव को सीधे अपने आत्मसम्मान से जोड़ लेते हैं। बिल्कुल। तो इस पैराग्राफ का मुख्य विचार यही है कि हमें समस्या का मूल कारण पता चलता है। रानी की थकान के कारण आई उबासी को राजा ने अपनी कला का अपमान समझ लिया और उनका अहंकार आहत हो गया। तो अब बारी है तेनाली राम के दिमाग की। हमारे 5वें भाग में हम देखते हैं कि तेनाली ने इस चुनौती को कैसे स्वीकार किया और दरबार का माहौल कैसा था। टेक्स्ट कहता है, रामा nodded thoughtfully. If you like, I will try my best to resolve this matter, Your Highness. But this needs a well-planned approach, and I may need time to find the right strategy. राम ने सोच विचार कर अपना सिर हिलाया और कहा, अगर आप चाहें तो मैं इस मामले को सुलझाने की पूरी कोशिश करूंगा महारानी, लेकिन इसके लिए एक सही योजना की जरूरत है और मुझे समय लग सकता है। और विद्यार्थियों, यहाँ स्ट्रैटेजी का अर्थ होता है किसी लक्ष्य को पाने के लिए बनाई गई रणनीति या योजना। राम का ये आश्वासन रानी के लिए संजीवनी जैसा था। The queen, who had placed her last hope in Rama, agreed and thanked him profusely. रानी जिनकी आखिरी उम्मीद राम ही थे, वे सहमत हो गईं और उन्होंने राम को बहुत अधिक धन्यवाद दिया। यहाँ प्रोफ्यूसली का मतलब है बहुत अधिक मात्रा में, भरपूर या दिल खोलकर। अगले दिन दरबार का माहौल कैसा था वो इस हिस्से में बहुत ही खूबसूरती से बयां किया गया है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द रॉयल कोर्ट वॉज बस्लिंग विद एक्टिविटी. Ministers, scholars, and courtiers filled the courtroom, its intricately carved pillars towering towards the high ceiling. Rays of sunlight streamed through the open windows, illuminating the floor adorned with exquisite rugs. ये दृश्य हमें विजयनगर के शाही दरबार की भव्यता दिखाता है। दरबार पूरी तरह से बस्लिंग था। बस्लिंग? हाँ, बस्लिंग यानी हलचल और गतिविधियों से भरा हुआ। दरबार के खंभों पर इंट्रिकेटली नक्काशी की गई थी, जिसका मतलब है बहुत ही बारीकी से किया गया काम। इंट्रिकेटली, बारीकी से? हाँ, बिल्कुल। और खुली खिड़कियों से आती धूप फर्श पर बिछे एक्सक्विजिट यानी अति सुंदर कालीनों को रोशन कर रही थी। बाहर से सब कुछ कितना सुंदर लग रहा था, लेकिन अंदर का माहौल एकदम अलग था। Despite the lively chatter, a tension hung in the air. The king sat on his ornate throne, his expression stern, his sharp eyes scanning the room. It was evident that the unresolved quarrel still gnawed at him. हाँ, इतनी चहल पहल के बाद भी हवा में एक अजीब सा तनाव था। राजा अपने ऑर्नेट यानी सजावटी सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे के भाव बहुत कठोर थे। ऑर्नेट मतलब सजावटी? सही। और साफ दिख रहा था कि रानी के साथ हुआ वो झगड़ा उन्हें भीतर ग्नॉ कर रहा था। ग्नॉ? हाँ, नौ कर रहा था यानी कचोट रहा था या परेशान कर रहा था। इस हिस्से का सारांश ये है कि तेनाली ने सोच समझकर कदम उठाने की ठानी और दरबार में एक अजीब सी खामोशी और तनाव था। अब यहां से तेनाली रामा का मास्टर प्लान शुरू होता है। दरबार में असल में चर्चा किस बात पर हो रही थी? The court discussion was centered on improving paddy cultivation in the empire. One by one, the ministers rose to present their ideas. Some suggested expanding irrigation networks, while others advocated for better manure. Amid these suggestions, Tenali Rama stood quietly at the edge of the court, observing everyone with an amused smile. दरबार में चर्चा धान यानी पैडी की खेती को सुधारने पर हो रही थी। अच्छा। कोई सिंचाई व्यवस्था बढ़ाने की बात कर रहा था, तो कोई बेहतर खाद का सुझाव दे रहा था।
इन गंभीर चर्चाओं के बीच तेनालीरामा चुपचाप किनारे खड़े होकर एक हल्की सी मुस्कान के साथ सबको बस देख रहे थे। मतलब वे सही मौके का इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल। और फिर राजा ने उन्हें बुलाया। Finally, the king called upon Rama. The chatter in the court died down as all eyes turned to him. Rama approached the throne, carrying a plate full of paddy seeds. Bowing low, he began, "Your Majesty, I bring you a revolutionary type of paddy seeds. If these are sown, the yield will be 3 times greater than the current results." जैसे ही राजा ने रामा को बुलाया, पूरा दरबार शांत हो गया। रामा धान के बीजों से भरी एक प्लेट लेकर आगे आए। उन्होंने दावा किया कि ये कोई साधारण बीज नहीं है, बल्कि क्रांतिकारी बीज हैं। हाँ। उन्होंने कहा कि अगर इन्हें बोया जाए तो यील्ड यानी फसल की पैदावार वर्तमान से 3 गुना ज्यादा होगी। 3 गुना पैदावार? ये तो सुनने में ही अजीब लगता है। दरबारियों की प्रतिक्रिया भी कुछ ऐसी ही थी। A murmur swept through the room. One of the courtiers, known for his sarcasm, whispered, just loud enough to be heard, "I wonder if these are magic seeds." Next he'll claim they grow without water. Another muttered, "Perhaps he found them on the moon." Snickers rippled through the court. देखिए, ये दावरा इतना अजीब था कि पूरे दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। एक दरबारी ने सार्काज़म यानी ताना मारते हुए या व्यंग कसते हुए कहा कि शायद ये जादुई बीज हैं। सार्काज़म, व्यंग। हाँ, दूसरे ने मजाक उड़ाया कि क्या रामा इन्हें चांद से लाए हैं। ये सुनकर पूरे दरबार में स्निकर्स गूंज उठी। स्निकर्स यानी लोग दबी हुई हंसी हंसने लगे। लेकिन राजा तो पहले से ही खराब मूड में थे। उनका जवाब सुनिए। The king frowned, unimpressed. "That sounds absurd," he muttered. "Such cultivation would need special soil, manure, and pest and insect repellents. If, by chance, something were to go wrong, our farmers would suffer." राजा इस दावे से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा कि ये बिल्कुल एब्सर्ड या बेतुकी बात है। एब्सर्ड, बेतुका। बिल्कुल। राजा ने एक समझदार प्रशासक की तरह तर्क दिया कि ऐसी असाधारण खेती के लिए खास मिट्टी और खाद की जरूरत होगी। अगर कुछ गलत हुआ तो हमारे किसानों का नुकसान होगा। मैं एक पल के लिए यहाँ रुकना चाहता हूँ। तेनालीरामा को तो राजा और रानी का झगड़ा सुलझाना था ना, तो वो अचानक से धान की खेती और बीजों पर क्यों बात करने लगे? हाँ, यही तो चाल थी उनकी। आगे पढ़िए। Rama smiled, unfazed. "That may be true, Your Majesty, but the real issue lies not with the seeds themselves, but with the person who sows them." यही तेनालीरामा की साइकोलॉजिकल ट्रिक थी। अंग्रेजी का शब्द unfazed। Unfazed. हाँ, unfazed बताता है कि रामा दरबारियों की हंसी और राजा के गुस्से के बावजूद बिल्कुल अडिग और शांत थे। उन्होंने राजा का ध्यान बीजों से हटाकर उस व्यक्ति पर डाल दिया जो बीजों को बोएगा। ओहो, एक मिनट, बीज बोने वाले में क्या समस्या हो सकती है? तेनालीरामा आखिर राजा को क्या समझाना चाहते थे? देखिए, रामा जानते थे कि अगर वो सीधे रानी की बात करते तो राजा का अहंकार फिर से हावी हो जाता। लेकिन खेती की बात करके रामा ने राजा के दिमाग को गुस्सैल पति के मोड से निकालकर एक तार्किक राजा के मोड में डाल दिया। अरे वाह! राजा अब तर्क की भाषा समझने के लिए तैयार थे। इस पैराग्राफ का सारांश यही है कि तेनाली ने सबका ध्यान खींचने के लिए एक ऐसा दावा किया जिस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता था। कमाल है। चलिए देखते हैं कि रामा ने अपना असली दांव कैसे चला। एक hush fell over the court as Rama's words hung in the air. The king's eyebrows furrowed. "What is wrong with the person who sows the seeds? Speak clearly, Rama," he roared. दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। राजा के माथे पर सिलवटें पड़ गई, जिसे अंग्रेजी में फरोडेड कहा जाता है। फरोड। हाँ, राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बीज बोने वाले व्यक्ति में क्या खराबी हो सकती है। उन्होंने गरजते हुए रामा से साफ साफ बोलने को कहा। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स। Rama glanced round the court, his sharp gaze meeting the skeptical eyes of the courtiers. "If one were to sow seeds without proper care, no one would reap a good harvest," he said, pausing for effect. "And what if the person had a habit of yawning while sowing? Wouldn't the seeds scatter unevenly?" रामा ने अपनी तेज निगाहों से दरबार में बैठे स्केप्टिकल यानी संदेह से भरे लोगों की तरफ देखा। स्केप्टिकल, संदेह से भरे। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति बीज बोते समय ध्यान न दे तो फसल अच्छी नहीं होगी। और फिर उन्होंने अपना सबसे बड़ा तीर छोड़ा।
क्या होगा अगर बीज बोने वाले व्यक्ति को उबासी यानी यौन लेने की आदत हो? क्या उबासी लेते समय उसके हाथ से बीज असमान रूप से नहीं बिखर जाएंगे? ये तो बहुत ही गजब का तर्क था। कोई भी इंसान बीज बोते समय उबासी लेने से फसल कैसे खराब कर सकता है? इस बात पर दरबार का क्या हाल हुआ वो मैं पढ़ता हूँ। द कोर्ट erupted into laughter, the earlier sarcasm replaced by genuine amusement. Even the king, caught off guard, sighed and instinctively yawned. Rama watched him keenly, then continued, "Your Majesty, is there anyone in this world who does not yawn? It is as natural as breathing." दरबार में ठहाके गूंज उठे। जो लोग पहले तेनालीरामा पर व्यंग कर रहे थे, अब वो सच में उनकी इस अजीबोगरीब बात पर हंस रहे थे। हाँ। खुद राजा भी इस अप्रत्याशित तर्क को सुनकर हैरान रह गए और अचानक स्वाभाविक रूप से उन्हें भी एक उबासी आ गई। रामा उन्हें बहुत कीनली यानी गहराई और ध्यान से देख रहे थे। कीनली, ध्यान से। हाँ, तब रामा ने वो बात कही जो इस पूरी कहानी का सार है। महाराज, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो उबासी नहीं लेता? ये तो सांस लेने जितना ही प्राकृतिक है। क्या बात है। अब राजा को समझ में आ गया होगा कि तेनालीरामा ने यह पूरा नाटक क्यों रचा था। The king's expression shifted as realization dawned. His mind raced back to the quarrel with the queen. He remembered scolding her harshly for yawning while he recited his poem. He realized how unfair he had been. If I had known that yawning was not a sign of disrespect, I wouldn't have taken her gesture so personally, he thought, regret filling his heart. बिल्कुल, सच्चाई का आईना राजा के सामने था। अचानक उनका ध्यान उस उबासी वाले तर्क से हटकर रानी के साथ हुए झगड़े पर चला गया। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने दिन भर की थकी हुई रानी को महज एक उबासी लेने पर बुरी तरह डांट दिया था। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा कि उबासी तो एक स्वाभाविक जेस्चर यानी हाव भाव है, ये कोई अपमान नहीं है। जेस्चर, हाव भाव। हाँ, और उनका दिल पछतावे से भर गया। सारांश ये है कि तेनालीरामा ने हास्य का प्रयोग करके बिना राजा को नीचा दिखाए उन्हें उनकी गलती का एहसास करा दिया। तेनालीरामा ने सच में कमाल कर दिया। उन्होंने बिना राजा को ये कहे कि आप गलत हैं, राजा से खुद उनकी गलती मनवा ली। अब इस कहानी के अंतिम सुखद हिस्से की ओर बढ़ते हैं। That evening, the king approached the queen with a softened expression. Tirmalambal, he began, his voice gentle. I have been foolish. I see now that I overreacted. I let my pride blind me. I'm so sorry. उस शाम राजा बहुत नरम भाव से रानी के पास गए। उस जमाने में एक शक्तिशाली राजा का अपनी गलती मानना बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। The queen, who had longed for this moment, smiled and replied, "If you like, we can leave this quarrel behind us. I would very much like to listen to your poem." रानी जो इतने हफ्तों से परेशान थी, उन्होंने इस माफी को तुरंत स्वीकार कर लिया और कहा कि वो राजा की कविता सुनने के लिए बहुत उत्सुक है। उन्होंने उस कड़वाहट को वहीं पीछे छोड़ दिया। वाओ। और अंत में लिखा है, Rama, who had orchestrated this settlement, felt victorious. The king and the queen later presented him with valuable gifts for his service. The royal couple's bond was restored and the palace brimmed once again with joy and laughter. तेनालीरामा, जिन्होंने इस पूरे समझौते को ऑर्केस्ट्रेट किया था। ऑर्केस्ट्रेट यानी योजनाबद्ध तरीके से आयोजित किया था। उन्हें बहुमूल्य उपहार मिले, शाही जोड़े का रिश्ता फिर से जुड़ गया और महल एक बार फिर से खुशियों और हंसी से ब्रिम्ड हो गया, यानी पूरी तरह से छलक उठा। ब्रिम्ड मतलब छलक उठा। ये वाकई एक अद्भुत कहानी है। तेनालीरामा की बुद्धिमानी ने ना सिर्फ एक टूटते हुए रिश्ते को बचाया, बल्कि राजा को एक बहुत बड़ा जीवन का पाठ भी पढ़ाया। बिल्कुल। अगर हम एक शिक्षक के नजरिए से इस पूरे पाठ का निष्कर्ष निकालें, तो हम समझ सकते हैं कि ज्ञान या विजडम केवल किताबों को रट लेने या अच्छी कविताएं लिखने में नहीं है। सही बात है। सही समय पर अपनी सूझबूझ और हास्य यानी विट का प्रयोग करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। जहां बड़े बड़े तर्क, गुस्सा या अहंकार काम नहीं आता, वहां एक हल्की सी मुस्कान और एक चतुर रणनीति बड़े से बड़े विवाद को सुलझा सकती है। हाँ। तेनालीरामा की तरह हमें भी समस्या के मूल कारण पर वार करना चाहिए, न कि लोगों के अहंकार पर। सच में इस पाठ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है।
आज की इस क्लास को समाप्त करने से पहले हम सब के लिए सोचने का एक बहुत ही गहरा विषय है। हम सबको इस बात पर विचार करना चाहिए, क्या हमारी जिंदगी में भी कभी ऐसा हुआ है जब हमने किसी दूसरे की थकान, उसकी चुप्पी या किसी अनजाने हाव-भाव को अपना व्यक्तिगत अपमान समझ लिया हो? बहुत सही सवाल है। क्या ऐसे पलों में गुस्सा करने और रिश्ते तोड़ने के बजाय तेनालीरामा की तरह थोड़ी सी समझदारी, थोड़ी सी सहनशीलता और हास्य से हम अपने रिश्तों को टूटने से नहीं बचा सकते? इस विचार के साथ हम आज का अपना ये पाठ यहीं समाप्त करते हैं। सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ज्ञान के इस सफर में अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी।